फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। एके केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे डैनियल सेल के बारे में। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। विलयन जो है उसकी आयनिक सामर्थ्यता के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, विलयन की आयनिक सामर्थ्यता क्या होती है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आयनिक सामर्थ्यता जो है विलयन की, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाई आई एंड म्यू। देखिए, विलयन आई और म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके फॉर्मूले की हम यहाँ पे बात करें तो म्यू का जो मान है बराबर होता है 1/2 समेशन आई, ये होता है सी आई और ये जेड आई का स्क्वायर। ये आयनिक सामर्थ्यता जो है किसी भी सॉल्यूशन की वो निकालने का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना आपको। म्यू का जो मान है ये बराबर होता है 1/2 समेशन आई सी आई जेड आई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए सी आई क्या है? सी आई यहाँ पे सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन की यहाँ पे कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन को हम हिंदी में कहते हैं सांद्रता। कोई भी सॉल्यूशन हम लेंगे उसकी सांद्रता होगी। जेड आई यहाँ पे क्या होगा? जेड आई यहाँ पे क्या है? चार्ज है। जैसे कोई भी हमने आयनिक कंपाउंड हम उसमें लेंगे तो जेड जो है वो यहाँ पे चार्ज को डिनोट करेगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊं NaCl। NaCl जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है और ये आयनिक कंपाउंड जो है ये आयनों में यहाँ पे सेपरेट होगा और आयनों में जब ये सेपरेट होगा तो यहाँ से Na+ और Cl- का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए Na पर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है और Cl पे कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है यहाँ पे। तो Z जो है, Z यहाँ पे चार्ज को डिनोट करता है, ठीक है। तो आयनिक स्ट्रेंथ को हम ये कह सकते हैं कि आयनिक स्ट्रेंथ जो है विलयन की, उसको हम I और म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू का मान यहाँ पे बराबर होता है 1/2 समेशन सी आई जेड आई स्क्वायर, जहां पे सी जो है वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहलाती है। जेड यहाँ पे आयंस जो है उनका चार्ज यहाँ पे कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पे NaCl आयनिक कंपाउंड यहाँ पे लिया, NaCl का वियोजन यहाँ पे हो जाता है Na+ और Cl- में। Na पर यहाँ प्लस चार्ज है और Cl पे क्या है? माइनस। तो यहाँ से देखिए आयनिक स्ट्रेंथ जो है इसमें आप ये कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि Z का जो मान है वो यदि मैं यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ, Z का मान इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे चार्ज का जो मान है उसको यदि हम इंक्रीज करते हैं तो म्यू का जो मान है वो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 बात इसमें आपको ये ध्यान रखनी है, जेड का जो मान है, नंबर ऑफ चार्ज का जो मान है, मैं यहाँ पे डिक्रीज करूंगा तो यहाँ से म्यू का जो मान होगा वो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो एक बात जो है ये तो आपको ध्यान रखनी है, पहली बात। नंबर 1 आपको ये ध्यान रखना है और नंबर 2 आपको ये ध्यान रखना है कि जेड का मान इंक्रीज करने पर म्यू का जो मान है वो भी इंक्रीज हो जाता है। जेड का मान कम करने पर म्यू का जो मान है वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब आयनिक स्ट्रेंथ जो है इसकी परिभाषा में आप यहां से ये कह सकते हो कि लिख सकते हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में चार्ज का मान बढ़ने पर आयनिक सामर्थ्यता का मान बढ़ जाता है तथा किसी भी आयनिक कंपाउंड में चार्ज का मान कम करने पर आयनिक सामर्थ्यता का जो मान है, आयनिक स्ट्रेंथ का जो मान है वो कम हो जाता है।
इसे ही विलयन की आयनिक सामर्थ्यता कहा जाता है। अब आयनिक सामर्थ्यता जो है इसको समझाने के लिए हम और एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल की सहायता से आयनिक सामर्थ्यता जो है उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो सभी प्यारे विद्यार्थी जो हैं ये जो लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पे नोट डाउन यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे चलते हैं, मिटा देता हूं मैं इसको, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट जो है आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूं, देखिए विलयन जो है इसकी आयनिक सामर्थ्यता जो है इसको समझाने के लिए हम देखिए एक आयनिक कंपाउंड यहाँ पे हम लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक आयनिक कंपाउंड हमने लिया एग्जाम्पल के रूप में, और एग्जाम्पल के रूप में हमने एक आयनिक कंपाउंड क्या लिया, NaCl यहाँ पे लिया। अब NaCl जो है यहाँ से क्या होगा आपको बताया है, ये आयनों में सेपरेट होगा, और आयनों में जब सेपरेट होगा तो यहाँ से Na+ का फॉर्मेशन होगा, और किसका फॉर्मेशन होगा, Cl- का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए यहाँ पे विलयन की आयनिक सामर्थ्यता जो है इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम काउंटर आयन लेते हैं, और NaCl जो है इसको H2O में हम डिसोल्व करते हैं। H2O में क्या होता है, ये H, ये O, और ये क्या हो गया आपका H हो गया। यहाँ से देखिए आप ऑक्सीजन जो है इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी प्रकार इस हाइड्रोजन पे भी क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पाया जाता है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे हम सेंटर में क्या लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे सेंटर में मैं कौन सा चार्ज ले रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे इसके चारों तरफ जो है वो आयनिक एटमॉस्फेयर जो है वो क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। इस प्रकार से आयनिक जो एटमॉस्फेयर है उसका यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। आयनिक एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, तो आयनिक एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जैसे सेंटर जो है इसमें आपका काउंटर आयन पॉजिटिव है, तो बाहर की तरफ जो है आपका अपोजिट चार्ज आयन वाला आयन होगा। जैसे सेंटर में पॉजिटिव है तो सराउंडिंग जो आयन होगा वो आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे प्लस प्लस जो है इसका मतलब मैंने यहाँ पे जैसे Na+ लिया, सेंटर में यहाँ Cl- है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा आयन है, Cl- आयन है। जब इसमें डिसोल्युलाइजेशन की प्रोसेस होगी, विलायकीकरण की प्रोसेस होगी, तो पॉजिटिव जो आयन है इसके कांटेक्ट में यहाँ पे नेगेटिव आयन आएंगी, और नेगेटिव जो आयन है इसके कांटेक्ट में पॉजिटिव आयन आएंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, एक आयनिक एटमॉस्फेयर यहाँ पे जनरेट होगा। ये जो एटमॉस्फेयर है इसको हम कहते हैं आयनिक एटमॉस्फेयर। इसको आयनिक एटमॉस्फेयर कहा जाता है। इसी प्रकार ये वाला जो पार्ट है इसको भी क्या कहा जाता है, आयनिक एटमॉस्फेयर यहाँ पे कहा जाता है। अब इसको हम H2O में डिसोल्व कर रहे हैं, H पे पार्शियली पॉजिटिव, H पे पार्शियली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अंदर की तरफ यहाँ ऑक्सीजन आएगा, ये हाइड्रोजन और ये आपका हाइड्रोजन। इसी प्रकार ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, और ये क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, और ये आपका हाइड्रोजन होगा। इसी प्रकार ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, और ये आपका क्या होगा, हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे ये डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव। इसी प्रकार यहाँ देखिए डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव। ये डेल आपका पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव हो गया। ये डेल आपका नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, और ये डेल पॉजिटिव। इसी प्रकार यहाँ पे इसकी हम बात करें तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव जो है वो अंदर की तरफ होंगे, इस प्रकार होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, H होगा, यहाँ पे क्या होगा, H होगा, और यहाँ क्या होगा आपका ऑक्सीजन होगा।
तो ये दोनों जो काउंटर आयन है, ये वाले जो आयन है इनको हम कहते हैं काउंटर आयन। कौन से आयन कहा जाता है? काउंटर। जो सेंटर में यहाँ पे उपस्थित हैं इनको काउंटर आयन यहाँ पे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे शिल्डिंग का जो मान है वो यहाँ पे ज्यादा है। शिल्डिंग जो इफेक्ट है वो यहाँ पे क्या है? ज्यादा है। शिल्डिंग को हिंदी में हम कहते हैं शिथिलन। देखिए शिल्डिंग जो है, शिल्डिंग का मान यहाँ पे ज्यादा है। शिल्डिंग का मान ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पॉजिटिव काउंटर आयन है और ये नेगेटिव आयन काउंटर आयन है। इन दोनों के मध्य की जो डिस्टेंस है उसका मान यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस का जो मान है काउंटर आयन, काउंटर जो आयन है आपके, उनकी डिस्टेंस का जो मान है वो यहाँ पे क्या है? कम है। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2, डिस्टेंस का मान कम होने के कारण यहाँ पे क्या होगा? शिल्डिंग इफेक्ट का मान ज्यादा होगा। और शिल्डिंग इफेक्ट का मान ज्यादा होगा तो यहां से कोलम्बिक फोर्स का जो मान होगा, कोलम्बिक फोर्स का जो मान होगा वो ज्यादा होता है। और आपको ये ध्यान रखना है, कोलम्बिक फोर्स का मान जितना ज्यादा होगा उस आयनिक कंपाउंड के लिए आयनिक स्ट्रेंथ का जो मान है आयनिक स्ट्रेंथ का जो मान है वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये डायग्राम यहाँ से आप बना सकते हैं। NaCl यहाँ पे हमने अभी आपको बताया कैसा कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है। NaCl यहाँ पे हमने एक आयनिक कंपाउंड लिया। NaCl जो है ये आयनों में सेपरेट हो जाता है, Na+ और Cl- का फॉर्मेशन करता है। इसको हमने समझाया काउंटर आयन पॉजिटिव है, काउंटर आयन नेगेटिव है। बाहर की सराउंडिंग जो पार्ट होगा उसमें पॉजिटिव के बाहर की तरफ नेगेटिव, नेगेटिव के बाहर की तरफ पॉजिटिव होगा। यहाँ से आप इस डायग्राम से लिख सकते हैं कि यहाँ पे शिथिलन जो इफेक्ट है, शिल्डिंग जो इफेक्ट है उसका मान ज्यादा है। शिल्डिंग इफेक्ट का मान ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि काउंटर जो आयंस हैं इनके बिटवीन डिस्टेंस का मान कम होगा। और काउंटर आयन के मध्य में डिस्टेंस का मान जितना कम होगा, कोलम्बिक जो फोर्स है इनके मध्य में अंतरा आणविक जो आकर्षण बल है उसका मान क्या होगा? कम ज्यादा होगा। और अट्रैक्शन फोर्स का मान जितना ज्यादा होगा उसकी आयनिक स्ट्रेंथ का जो मान है वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां से इसको आप समझा सकते हैं। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या होता है। यहाँ पे देखिए शिथिलन जो इफेक्ट है, शिल्डिंग जो इफेक्ट है उसका मान यहाँ पे ज्यादा था। शिल्डिंग इफेक्ट का मान ज्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या हुआ? कोलम्बिक जो फोर्स है उसका मान ज्यादा हो गया। और कोलम्बिक फोर्स का मान ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस का मान कम हो गया। और डिस्टेंस का मान कम होने के कारण यहाँ पे क्या हुआ? आयनिक स्ट्रेंथ का मान बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लें, जैसे यहाँ पे काउंटर आयन ये पॉजिटिव है। काउंटर आयन जो है एक इसका फॉर्मेशन करेगा, मैंने अभी आपको बताया। एक आयनिक एटमॉस्फेयर यहाँ पे जनरेट कर लेता है, ये आयनिक एटमॉस्फेयर हो गया। लेकिन ये आपका जो है कौन सा काउंटर आयन है? पॉजिटिव काउंटर आयन है आपका, पॉजिटिव काउंटर आयन है। यदि और ये वाला जो भाग है ये इसका क्या कहलाता है? आयनिक एटमॉस्फेयर।
आयनिक एटमॉस्फेयर कहलाता है। अब ये काउंटर आयन जो है, इसका अपोजिट काउंटर आयन जो है वो क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। अब ये भी यहाँ से किसका फॉर्मेशन करेगा, आयनिक एटमॉस्फेयर का यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। लेकिन ये जो काउंटर आयन है, इन दोनों के मध्य की जो डिस्टेंस है, इसका मान क्या है, यहाँ पे अधिक है। ठीक है, डिस्टेंस का जो मान है वो यहाँ पे क्या है, अधिक है। डिस्टेंस का मान अधिक होने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हम ये लिख सकते हैं, डिस्टेंस का मान अधिक होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे शील्डिंग जो है वो क्या होगी, लेस होगी। शील्डिंग मतलब शिथिलन लिख सकते हो, शिथिलन प्रभाव यहाँ पे लेस होगा। शिथिलन प्रभाव यहाँ पे लेस होने का मतलब ये हुआ कि दोनों जो काउंटर आयन हैं, दोनों काउंटर आयन जो हैं, इनकी डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, मोर होगी, अधिक होगी। और डिस्टेंस का मान मोर होगा, डिस्टेंस का मान मोर होने का मतलब ये हुआ कूलाम्बिक जो फोर्स होगा, कूलाम्बिक जो फोर्स होगा उसका मान क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। और कूलाम्बिक फोर्स का मान जितना ज्यादा कम होगा, उसकी आयनिक स्ट्रेंथ जो है वो भी क्या होगी, कम होगी। तो इसको आप ये समझा सकते हैं, दो काउंटर आयन हमने लिए पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके मध्य की डिस्टेंस का मान यहाँ पे ज्यादा है। ज्यादा होने का मतलब यहाँ पे शील्डिंग जो इफेक्ट है वो लेस होगा। शील्डिंग इफेक्ट लेस होने का मतलब डिस्टेंस का मान अधिक होगा। डिस्टेंस का मान अधिक होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि कूलाम्बिक जो फोर्स है इसका मान यहाँ पे कम होगा। और कूलाम्बिक फोर्स का मान कम होगा तो आयनिक स्ट्रेंथ का जो मान है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो इसको आप यहां से समझा सकते हैं। इसके बाद में देखिए विलयन जो है, इसका आप स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट यहां से इसका ले सकते हैं आप। इसके बाद देखिए बात करें हम यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन होता है उसमें आयनिक जो स्ट्रेंथ है वो किस प्रकार से यहाँ पे इफेक्ट होती है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दोनों प्रकार के सॉल्यूशन जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला सॉल्यूशन हम यहाँ पे ले रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा सॉल्यूशन हम यहाँ पे ले रहे हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये दो प्रकार के सॉल्यूशन हम यहाँ पे लेते हैं। देखिए क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है इसको समझाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक काउंटर आयन यहाँ पे लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक काउंटर आयन लिया पॉजिटिव, इसके बाहर की तरफ मैंने आपको बताया आयनिक एटमॉस्फेयर जो है वो यहाँ पे जनरेट होगा, ये आयनिक एटमॉस्फेयर होगा। और आयनिक एटमॉस्फेयर NaCl का एग्जांपल यहाँ पे आप ले सकते हैं, Na+ और Cl- H2O, यहाँ पे HO और ये H हो गया। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव और ये डेल पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ जो आयन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। ये ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन। इसी प्रकार ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये आपका हो गया हाइड्रोजन। इसी प्रकार यहाँ पे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करें, इसी प्रकार यहाँ से आप क्या ले सकते हैं, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ले सकते हैं। नेगेटिव के चारों तरफ क्या होगा, ये आयनिक एटमॉस्फेयर होगा और नेगेटिव के अंदर की तरफ क्या होंगे, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये आपका ऑक्सीजन होगा।
इसी प्रकार से चारों तरफ ये होंगी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये आपका ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये आपका ऑक्सीजन होगा। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की हम यहाँ पे बात करें तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया, तो पॉजिटिव जो चार्ज है इसके सराउंडिंग पार्ट में जो आयन्स होंगे वो क्या होंगी, इसके अपोजिट चार्ज जो आयन है वो यहाँ पे अरेंज इस प्रकार से रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मैं यहाँ पे सेंटर में काउंटर आयन यहाँ पे नेगेटिव ले रहा हूँ, तो नेगेटिव के चारों तरफ एक समान रूप से इसके अपोजिट चार्ज आयन जो है वो यहाँ पे क्या रहते हैं, अरेंज रहते हैं। तो इसकी हम बात करें, इसको हम कहते हैं काउंटर आयन। इसको कौन सा आयन कहा जाता है, काउंटर आयन कहा जाता है। ये भी आपका क्या होगा, काउंटर आयन होगा। ठीक है, ये वाला जो है ये आपका क्या हो गया, आयनिक एटमॉस्फेयर, ये आयनिक एटमॉस्फेयर यहाँ पे हो गया। ये भी आपका क्या हो गया, यहां से आयनिक एटमॉस्फेयर यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सेंटर जो आयन है ये लेस है, ये पॉजिटिव जो आयन है ये यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे काउंटर जो आयन है, काउंटर आयन जो है वो यहाँ पे क्या है, लेस है। काउंटर आयन लेस होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, काउंटर आयन लेस होने के कारण यहाँ पे आयनिक स्ट्रेंथ का जो मान है वो भी क्या होगा, यहाँ पे लेस होगा, आयनिक स्ट्रेंथ का मान भी लेस होगा। यहाँ पे क्या है, काउंटर आयन जो है, काउंटर आयन जो है वो क्या है, यहाँ पे मोर है, और काउंटर आयन का मान जितना मोर होगा उसकी आयनिक स्ट्रेंथ का जो मान है आयनिक स्ट्रेंथ का जो मान है वो क्या होता है, यहाँ पे अधिक होता है। ठीक है, नंबर दूसरी बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पे देखिए काउंटर जो आयन है आपका, काउंटर आयन, और काउंटर आयन के साथ जो आयनिक एटमॉस्फेयर यहाँ पे बन रहा है, एटमॉस्फेयर यहाँ पे जनरेट हो रहा है, वो किसी पोलर सॉल्वेंट के कारण यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो काउंटर आयन जो है इसके साथ क्या कनेक्ट है, पोलर सॉल्वेंट यहाँ पे कनेक्ट है। पोलर सॉल्वेंट कनेक्ट होने के कारण यहाँ पे काउंटर आयन का जो मान है वो लेस होता है, और काउंटर आयन का मान जितना लेस होता है उसकी आयनिक स्ट्रेंथ का जो मान है वो भी क्या होता है, लेस होता है। लेकिन कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन होता है, सांद्र जो विलयन होता है, उसमें क्या होता है, काउंटर आयन जो है वो क्या होता है, अधिक होता है। काउंटर आयन अधिक होने के कारण इसके चारों तरफ जो सराउंडिंग पार्ट होता है वो आयनिक एटमॉस्फेयर होता है, अर्थात आयंस जो है वो एक समान रूप से यहाँ पे रहते हैं, और काउंटर आयन यहाँ पे अधिक होंगी, इसके चारों तरफ आयनिक एटमॉस्फेयर होगा, जिससे इसकी आयनिक स्ट्रेंथ का जो मान है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन जो है इसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन जो कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन है इसको के लिए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन। मिटा दो इसको। तो ये हमने आयनिक सामर्थ्यता जो है उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन है उसके लिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब देखिए आगे
आयनिक स्ट्रेंथ जो है वो सॉल्यूशन की, उसको हम एक ग्राफ की सहायता से समझाते हैं। ग्राफ क्या कहता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि आयनिक स्ट्रेंथ जो होता है, आयनिक स्ट्रेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, आपको बताया मैंने अभी कि आयनिक स्ट्रेंथ जो है उसको हम आई या म्यू से यहाँ पे हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और म्यू का जो मान है ये बराबर होता है 1/2 समेशन आई, और ये होता है सी आई, और ये होता है जेड आई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तो आपको ये ध्यान रखना ही है कि म्यू का जो मान है, आयनिक स्ट्रेंथ का जो मान है बराबर होता है 1/2 समेशन आई सी आई जेड आई स्क्वायर। जहां पे मैंने आपको बताया सी आई जो है ये चार्ज है, जेड सी आई यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है। सी आई यहाँ पे क्या है, सी आई यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, और ये आपका यहाँ पे क्या है, चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं दो कंपाउंड आपको दिए हुए हैं, तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं म्यू का जो मान होगा वो बराबर होगा 1/2 C1 और ये Z1 स्क्वायर प्लस C2 और ये Z2 स्क्वायर प्लस, इसी प्रकार और भी यहाँ पे होंगे, तो ये डॉट 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 प्लस, और ये आपका Cn और ये Zn, और ये आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो आयनिक स्ट्रेंथ जो है इसके फॉर्मूले को आप यहाँ पे इस प्रकार भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे समेशन के रूप में लिखा हुआ था। तो म्यू का जो मान है बराबर हो जाता है यहाँ पे 1/2 CI C1 Z1 स्क्वायर प्लस C2 Z2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Cn Zn स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे हम बात करें, देखिए यहाँ से इस फॉर्मूले से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं Z का जो मान है वो जितना ज्यादा होगा, Z का जो मान है वो जितना ज्यादा होगा, म्यू का जो मान है वो उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। और म्यू का मान जितना ज्यादा होगा, गामा का जो मान है वो उतना ही क्या होगा, कम होगा। गामा को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एक्टिविटी, एक्टिविटी कोफिशिएंट यहाँ पे इसको कहा जाता है। एक्टिविटी कोफिशिएंट को हम हिंदी में कहें तो हिंदी में इसको हम क्या कहेंगे, सक्रियता गुणांक। एक्टिविटी कोफिशिएंट जो है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सक्रियता गुणांक कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या बन जाता है कि Z का जो मान है जितना ज्यादा होगा, अर्थात चार्ज का जो मान है वो जितना ज्यादा होगा, म्यू का जो मान है, आयनिक स्ट्रेंथ का जो मान है वो उतना ही ज्यादा होगा, और म्यू का मान जितना ज्यादा होगा, गामा का जो मान है वो कम होगा, अर्थात सॉल्यूशन का एक्टिविटी कोफिशिएंट जो होगा, सक्रियता गुणांक जो होगा, उसका मान कम होगा। दूसरी बात यहाँ से आप ये लिख सकते हो, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 की हम यहाँ पे बात करें तो नंबर 2 यहाँ से हम लिख सकते हैं Z का मान क्या होगा, कम होगा। Z का मान कम होगा तो बताओ म्यू का भी क्या होगा, कम होगा। और म्यू का कम होगा तो यहाँ से बताओ ये लिख सकते हैं कि नहीं, गामा का जो मान होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। और गामा यहाँ पे क्या कहलाता है, एक्टिविटी कोफिशिएंट कहलाता है। अब ये एक्टिविटी कोफिशिएंट होता क्या है, इसको हम अलग से विस्तार से नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे, जो भी क्लास होगी। ठीक है, अभी आपको इतना ध्यान रखना है, Z का मान बढ़ाने पर म्यू का मान बढ़ जाता है, और गामा एक्टिविटी कोफिशिएंट का मान घट जाता है। Z का मान कम करने पर म्यू का जो मान है कम हो जाता है, और गामा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। अब देखिए आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन जो है इसको हम एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको बताएं कोऑर्डिनेट जो होता है इसमें 3 अक्ष होते हैं। ये आपका x अक्ष हो गया, मान लेते हैं आपका y एक्सिस है। x अक्ष जो है इस पे हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, म्यू यहाँ पे ले रहे हैं। म्यू का मतलब ये हुआ आयनिक स्ट्रेंथ यहाँ पे हम ले रहे हैं। यहाँ पे x अक्ष पे हमने क्या लिया, आयनिक स्ट्रेंथ यहाँ पे लिया,
और y अक्ष की हम बात करें तो y अक्ष जो है इस पे हम क्या ले रहे हैं, y अक्ष पे हम गामा ले रहे हैं। गामा का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक्टिविटी। एक्टिविटी कोफिशिएंट यहाँ पे हम ले रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया इसका जब ग्राफ आप बनाओगे तो मैंने अभी आपको बताया म्यू का जो मान है वो कम होगा, म्यू का मान कम होगा तो गामा का मान अधिकतम होगा। मतलब म्यू का मान यहाँ से हम कम ले रहे हैं तो गामा का मान ज्यादा होगा। तो यहाँ से ग्राफ जो है वो आप इस प्रकार से यहाँ पे बना सकते हो, म्यू के कम मान के लिए गामा का मान ज्यादा होगा, इस प्रकार से ग्राफ आएगा। दूसरा इस प्रकार से हम बना सकते हैं, इसी प्रकार से कम होगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब म्यू का मान आप बढ़ाओगे तो गामा का जो मान है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल हमने यहाँ लिया, जैसे NaCl, NaCl पर Na पर प्लस चार्ज होता है और Cl पे माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पे हम अलग अलग चार्ज के कंपाउंड यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे M पे +1 हो, M पे +2 हो, M पे +3 हो, इसी प्रकार। तो ये जो होगा ये किसके लिए होगा, M+1 के लिए, ये M+2 के लिए, M+3 के लिए, M+4, इसी प्रकार ये और ग्राफ यहाँ से आ सकते हैं। तो आयनिक स्ट्रेंथ जो है ये जो होगा यहाँ पे ये वाला जो बिंदु होगा ये यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है। और आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए गामा का जो मान है वो 1 के बराबर होता है और एक्टिविटी का जो मान है वो C के क्या होता है, बराबर होता है। आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श जो विलयन होते हैं, आदर्श विलयनों के लिए एक्टिविटी कोफिशिएंट का जो मान है, सक्रियता गुणांक का जो मान है वो 1 के बराबर होता है और यहाँ से A का जो मान है वो C के बराबर हो जाता है। A यहाँ पे एक्टिविटी कहलाता है और C यहाँ पे क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन यहाँ पे कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गामा का कम मान यदि हम यहाँ पे लेते हैं, गामा जो है इसका लेस वैल्यू हम लेते हैं, तो लेस वैल्यू पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये सिस्टम जो है ये नॉन आइडियल की भांति यहाँ व्यवहार करेगा और नॉन आइडियल की भांति व्यवहार करेगा तो यहाँ से A का जो मान है वो C से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो कोई भी सॉल्यूशन जो है उसकी आयनिक स्ट्रेंथ जो है उसको आप यहाँ से इस डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे समझा सकते हैं। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट यहाँ से इसका आप ले सकते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम लेते हैं और एग्जांपल्स जो है उनकी सहायता से विलयन की आयनिक सामर्थ्यता जो है उसको यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स जो है उनकी सहायता से हम आयनिक स्ट्रेंथ को निकालेंगे। जैसे यहाँ पे आयनिक स्ट्रेंथ जो है उसको हम समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखिए आयनिक स्ट्रेंथ को समझने के लिए हम यहाँ पे दो एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं। पहला एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया CaCl2 और CaCl2 जो है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो आपको यहाँ पे दी हुई है 0.1 m। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल हमने लिया Al2SO4 0.01 m और ये भी आपको इसकी कंसंट्रेशन जो है दी हुई है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो हैं इनका सॉल्यूशन यहाँ से किस प्रकार से करते हैं तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। पहला जो एग्जांपल इसको आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको जब हम सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ से CaCl2 दिया हुआ है आपको, CaCl2, CaCl2 जो है ये आयनों में यहाँ पे वियोजित होगा और यहाँ पे Ca+2 का फॉर्मेशन होगा प्लस यहाँ से 2Cl- का। CaCl2 जो है ये आयनों में सेपरेट होने के पश्चात यहाँ से Ca+2 का फॉर्मेशन करता है प्लस 2Cl- का। अब यहाँ से देखिए इसकी कंसंट्रेशन आपको दी हुई है और इसकी कंसंट्रेशन आपको कितनी दी हुई है
0.1 m। इसी प्रकार इसकी भी क्या होगी 0.1 m होगी। इसी प्रकार इसकी क्या होगी 2 से आप मल्टीप्लाई कर देना 2 इंटू 0 क्या होगी 1 होगी। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 0.1 और ये आपका क्या हो गया 0. ये आपका 2 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कर देना इसको 0.2 हो गया। अब आपको यहाँ से पता है आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है समेशन 1/2 I CI और ये ZI²। अब देखिए यहाँ से CI का जो मान है, C1 का जो मान है वो आपका कितना हो जाएगा, C1 का जो मान है वो आपका यहाँ से कितना हो गया C1, यहाँ से इसकी कंसंट्रेशन ये आपका C1 हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा। इसी प्रकार ये आपका क्या हो जाएगा Z1 हो जाएगा और ये आपका Z2 हो जाएगा। तो C1 यहाँ पे आपके पास है 0.1 m। इसी प्रकार C2 यहाँ पे 0.2। Z1 का मान आपके पास है, Z1 का मान यहाँ +2 है। Z2 का मान आपको यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। तो C1 C2 C1 का जो मान है वो 0.1 m हो गया, C2 का मान 0.2 हो गया, Z का मान यहाँ पे +2 है और Z2 का मान -1 है। तो इसको हम इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा म्यू इक्वल टू 1/2 C1 ये Z1² प्लस C2 और ये आपका Z2² हो जाएगा। इसको यहाँ से रख दीजिएगा। इसको जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 1/2 C1 का मान यहाँ से 0.1 इंटू Z1 यहाँ पे 2 Z1² है 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से C2 0.2 इंटू Z2 यहाँ पे -1 और इसका होल स्क्वायर। इसको अंदर से आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेना और इसको सोल्व यहाँ से कर लेना, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं इनको सोल्व करने के लिए जो भी आयनिक कंपाउंड आपको दिया हुआ होगा इसको आयनों में सेपरेट कर लेना। कंसंट्रेशन यहाँ पे आपको गिवन होगी, जैसे यहाँ पे CaCl2 की 0.1 m है, इसकी ये होगी 2 यहाँ पे लगा हुआ है, 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो C1 हो गया, ये C2 हो गया। ये आपका यहाँ पे चार्ज होता है, ठीक है। ये जो है ये आपका चार्ज हो गया, इस पर +2 चार्ज है तो Z1 का मान +2 हो गया, Z2 का मान -1 हो गया। इसको हम इस फॉर्मूले में आयनिक स्ट्रेंथ के फॉर्मूले में रखते हैं, सोल्व करते हैं और आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे हम बात करें Al2SO4 इसका जो वियोजन है वो किस प्रकार से होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2Al + 3 यहाँ पे हो जाएगा और प्लस में यहाँ से क्या लिख सकते हैं 3 ये SO4 और ये -2। तो इसका जो वियोजन है यहाँ पे इस प्रकार से होगा, ठीक है। Al2SO4 3 जो है इसे किसका फॉर्मेशन होगा 2Al + 3 और यहाँ से 3SO4 -2। तो ये तो आपका हो जाएगा Z1, ये आपका क्या हो जाएगा Z2 और यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन आपको दी हुई है 0.01, इसकी क्या हो जाएगी यहाँ से 0.01 इंटू 2 से आप इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देना, इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी 3 इंटू 0.01 मल्टीप्लाई कर देना। इसके बाद में आपको पता है आयनिक स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू 1/2 समेशन I CI और ये ZI²। इसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, म्यू इक्वल टू 1/2 ये आपका C1 Z1² प्लस C2 और ये आपका Z2²। अब देखिए C1 का जो मान है आपको पता है कितना है, C1 का जो वैल्यू है ये आपका C1 हो जाएगा, ये आपका C2 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका Z1 और ये आपका Z2। तो C1 C2 Z1 और Z2 के मान यहाँ पे हम रख सकते हैं
और इसको हम यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। यही इस सॉल्यूशन की जो है वो क्या होगी, आयनिक स्ट्रेंथ होगी। तो आयनिक स्ट्रेंथ के लिए जो भी आयनिक कंपाउंड आपको दिए हुए होंगे उसके साथ में कंसंट्रेशन जो है उसके मान भी आपको यहाँ दिए हुए होंगे। जैसे ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ समझाए, इनको आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ जिसको आपको घर पे सोल्व करना है। जैसे यहाँ पे हमने लिया CaCl2 और ये आपको दिया हुआ है 0.1 m, प्लस में यहाँ पे मैं दे रहा हूँ NaCl और NaCl जो ये दिया हुआ है 0.01 m। तो इसके आपको आयनिक स्ट्रेंथ का जो मान है वो कैलकुलेट करना है और आपको कमेंट करके यहाँ पे बताना है। यहाँ पे मैंने आपको दिया CaCl2 0.1 m प्लस NaCl 0.01 m। इसकी आयनिक स्ट्रेंथ जो है, आयनिक सामर्थ्यता जो है वो क्या होगी, इसको आपको कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट करने के बाद में आपको इसको कमेंट में डालना है कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करोगे, थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे देता हूँ। CaCl2 0.1 m जो है इसकी सेपरेट अलग से आपको आयनिक स्ट्रेंथ निकालनी है। इसी प्रकार NaCl जो है इसके लिए आपको अलग से आयनिक स्ट्रेंथ निकालनी है और दोनों आयनिक स्ट्रेंथ जो है उनका एडिशन आपको कर देना है। तो इस क्वेश्चन को आप यहां से सोल्व करना। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। लाइक के साथ साथ प्यारे विद्यार्थी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो AK केमिस्ट्री पॉइंट चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं उनका भी मैं अमित यादव इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वे भी चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल करें, जिससे इसी प्रकार की और वीडियो जो हैं वो आपको टाइम पे यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा सके। एक बार इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप विजिट करिएगा, हो सकता है आप जिसको सर्च कर रहे हैं वो आपको मिल जाए। ठीक है, आप सभी का दिन खुश हो, अच्छा रहे, शुभ हो आप सभी का दिन। कामनाओं के साथ मैं अमित यादव आप सभी से आज के लिए अलविदा लेता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।